ओके, नाउ फर्दर ऑन। जो जस्टिफाइबिलिटी ऑफ राइट्स आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो आर्टिकल 13 से कंसर्न है। आर्टिकल 13 इससे डील करता है जस्टिफाइबिलिटी ऑफ राइट्स। इसका मीनिंग ये है कि राइट्स का कितनी वैल्यू है, वो किन किन कंडीशंस में उसका वायलेशन नहीं हो सकता, उससे कॉन्ट्रडिक्शन में कोई लॉ ना होना चाहिए था और ना ही अब होना चाहिए। जस्टिफाइबिलिटी राइट जो है वो उसको हर एक सिचुएशन में जस्टिफाई किया जाए, वो किसी लॉ के कॉन्ट्राडिक्ट ना हो और कोई लॉ उसके कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। इस चीज़ की केयर रखने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ had inserted Article 13 in Constitution and it is very important article. इसकी हेडिंग है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो दो चीज़ें हैं, इनकंसिस्टेंस एंड इन डेरोगेशन। एक तो वो डेरोगेट ना करें, जो राइट्स की जो पावर्स हैं, जो राइट्स के जिससे वो किसी को अनिबल कर रहा है, इनेबल कर रहा है, वो हटे ना, इसी के साथ चलता रहे और राइट्स किसी भी सिचुएशन में ख़त्म ना हो। दूसरा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है कि उस सिचुएशन में लॉ को और उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, वो एक दूसरे को अगेंस्ट ना हो, एक दूसरे के पैरेलल। जिस तरीके से लॉज चलते हैं, लॉज अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है तो हालांकि उसके इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो इनकंसिस्टेंट ना हो। और फंडामेंटल राइट्स के केस में स्पेसिफिक ये है कि कोई भी लॉ ना तो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, ना ही डेरोगेटरी होना चाहिए। इसमें जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 12 में हमने स्टेट पढ़ा है कि स्टेट की एक लेमन की लैंग्वेज में स्टेट क्या है, और हम अगर डिफाइन करें स्टेट क्या है, एक वो है। यहीं पे जो आर्टिकल 13 है ये लॉ को भी डिफाइन करना है। अब एक नॉर्मल किसी पर्सन से पूछेंगे लॉ क्या है, तो वो बताएगा लॉ इज रूल, इज ए बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न अ सोसाइटी इन अ प्रॉपर वे। उस तरह का डेफिनेशन देगा। लेकिन अगर हमसे कोई लॉ की डेफिनेशन पूछेगा तो हमें बहुत सी चीज़ें उसमें इंसर्ट करनी चाहिए, उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी चाहिए। तो आर्टिकल 13 लॉ भी डिफाइन करता है और ये भी बताता है कि फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट या डेरोगेशन में कोई लॉ नहीं होना चाहिए। तो इसको हम जो स्टार्टिंग के जो इसके दो प्रोविजंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने से पहले अगर कोई ऐसा लॉ था जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, जो ब्रिटिशर्स ने बना रखे थे, या कोई ऐसा लॉ था जो 1947 आज़ादी के बाद बने, कुछ छोटे मोटे लॉज उन्होंने क्रिएट किए थे टू गवर्न सोसाइटी, टू गवर्न दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। क्योंकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो काम करती थी। जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, वो दो काम करती थी। एक वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी। दूसरा वो पार्लियामेंट्री फंक्शंस जो हैं उनको भी करती थी, जो कैसे गवर्न करना है उन सभी सिचुएशंस को भी वो गवर्न करती थी। तो ये कहता है कि ऑल लॉज इन्फोर्सिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को यह कमेंसमेंट हुआ है। उससे पहले ब्रिटिशर्स, जैसे कि 1935 का एक्ट था या 1919 का था, 1909 का था, लीगल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो भी थे, जितने भी एक्ट थे, वो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, जैसे कि 1909 और 1919 में विमेन को वोट करने का राइट नहीं था, और उसमें और भी कई चीज़ें थी, तो उन सब चीज़ों को इरेज ऑफ करने के लिए, उनको फंडामेंटल राइट्स इनकंसिस्टेंट ना रहें वो, इस चीज़ के लिए इस प्रोविज़न को ऐड किया गया है कि पहले
वो वॉइड होगा। यानी कि अभी जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो लॉ है वो वॉइड है, बिल्कुल वॉइड है, खत्म है। सेकंड प्रोविजन कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज विच टेक अवे और अब्रीजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, and any law made in contravention of this clause shall to extent of the extent of such inconsistency extent of the contravention be void। यानी कि जो ऊपर का जो हमने प्रोविजन फर्स्ट पढ़ा ये पास्ट लॉज और प्रेजेंट लॉज के लिए है। प्रेजेंट में कोई ऐसा लॉ है जो इनकंसिस्टेंट है तो वॉइड है, उसको वहीं ख़त्म कर दो। दूसरा कहता है कोई फ्यूचर में भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा, स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो, अगर बनाएगा तो वो वॉइड होगा। इसकी दो बातें बताता है यहाँ पे, एक प्रेजेंट और पास्ट जो लॉज थे उनके लिए है और दूसरी जो बात है वो फ्यूचर लॉज के लिए है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है इसका। जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हुए 1950 में, लेकिन 1942 में कोई एक पर्सन था इंडियन सिटीजन, उसको ब्रिटिशर्स ने परेशान किया तो वो अभी भी कैद में है, उसको उस टाइम जेल कर दिया, वो जेल में है, उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसको कैसे डील किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होगा, तो इसको स्पेसिफिक कह दिया था, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। पहले क्या हुआ उस पे फंडामेंटल राइट्स वर्क नहीं करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन 1950 के बाद इसका चलेगा और उससे पहले का कोई रेट्रोस्पेक्टिव फंडामेंटल राइट्स का नहीं होगा। अभी कुछ चल रहा है तो उस पर वो डील करेंगे। ये आर्टिकल 13 में स्पेसिफिक डिफाइंड है। तो पहला पॉइंट कहता है कि कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो वॉइड है। दूसरा कहता है कोई अगर फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में बनेगा तो वो वॉइड होगा। तीसरा जो इसका क्लॉज है, प्रोविज़न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉ को डिफाइन किया गया है। लॉ क्या है, इसमें इंक्लूजन बताए गए हैं कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड होगा, किस किस एक्सटेंट तक लॉ इंक्लूडेड होगा। अब हम लॉ की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न अ पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस, पर्टिकुलर पब्लिक etc। लेकिन यहाँ पे लॉ में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस अगर आपको नहीं पता हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे भी। ऑर्डिनेंसेस होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होती हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है वो ऑर्डिनेंसेस होती हैं। ऑर्डिनेंसेस को लेजिस्लेशन पास नहीं करता है, इसे या तो गवर्नर इशू करता है या राष्ट्रपति इशू करता है, प्रेसिडेंट या कोई भी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इशू कर सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंसेस होती हैं, इनमें जो हमारे चुने हुए जो हम लीडर्स जो MLAs और MPs भेजते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, ये एग्जीक्यूटिव यूनिट इनको इशू करती हैं। ऑर्डर्स ऑफिशियल पर्पस आप HOD इशू कर सकते हैं, चांसलर्स इशू कर सकते हैं, ऑर्डर्स जो होते हैं प्रॉपर। बायलॉज, लॉज के अलावा किसी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी डिपार्टमेंट के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूजेस। कस्टम्स और यूजेस आप जब हिंदू लॉ पढ़ोगे तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन आएगी कस्टम लॉ क्या होता है। कस्टम लॉ, कस्टम्स और यूजेस की भी प्रॉपर एक डेफिनेशन है, एक वाइड लेवल का एक एक्सप्लेनेशन है। कस्टम किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है, कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ऑब्जर्व क्या होना चाहिए, सोसाइटी में प्रिवेलिंग करना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ना हो, इस तरीके से वो होते हैं और उन कस्टम्स को भी लॉ माना गया है। तो ये लॉ की डेफिनेशन मानते हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है लॉ को। फिर लॉ इन फोर्स भी डिफाइंड है, इसमें कौन सा लॉ फोर्स में है इंडिया में, कौन सा। तो जो भी लॉ जो लेजिस्लेचर ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले पास किया था, जो भी रिपील नहीं किया गया या जो
जो उस वक्त जैसे उस टाइम ब्रिटिश जो रूल चल रहा था, उस टाइम जो अथॉरिटीज़ थी जो लॉ बनाने के लिए लॉ बनाती थी या गवर्न करती थी, उन्होंने कोई ऐसा लॉ बनाया या लेजिस्लेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील, और जिसको रिपील, अब रिपील किया गया होता तो वो ख़त्म ही हो गया होता, तो मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो रिपील नहीं है, तो वो बनाया गया और रिपील नहीं किया गया। एंड एनी सच लॉ और एनी पार्ट thereof may not be then in operation either at all in particular areas, और वो ऑपरेशन में नहीं होगा, उसके बाद किसी पर्टिकुलर एरिया में वो ऑपरेशन में नहीं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। अब इसमें कह रहा है कि इस आर्टिकल में जो भी है वो जो 368 में अमेंडमेंट दिया गया है उसके अंडर नहीं आएगा, यानी कि अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना गया है। अब इसका रीज़न है, यही लाइन, सेम लाइन आर्टिकल 368 में भी दी हुई है। इसका रीज़न क्या है कि जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये लॉ क्यों नहीं मान रहे हैं। इस लाइन का जो मीनिंग है, नथिंग दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट को लॉ क्यों नहीं माना गया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना, कुछ उसमें अगर कुछ ऐड करना या कुछ हटाना, कुछ भी रिपील करना, वो सब ओमिट करना, ये सब चीज़ें अमेंडमेंट में आती हैं। अब अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, जैसे कि अमेंड हुआ, आगे हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 19 में एक प्रोविज़न में ऐड हुआ, बहुत लेटेस्ट है, सब अराउंड 10-15 ईयर्स ओल्ड होगा ये। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हुआ, या रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, अभी EWS जैसे आया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, वो ऐड हुआ है आर्टिकल 16 और 15 में। ये फंडामेंटल राइट है 15 और 16, उसमें ये ऐड हुआ है। आर्टिकल 21A बना है जो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये नए जो लॉज बने हैं ये फंडामेंटल राइट्स में ऐड हुए हैं। अब ये इनको इस तरह समझा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर रहे हैं, और अगर इसको लॉ माना जाए तो ये फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर रहे हैं, और फिर ये तो वॉइड होंगे आर्टिकल 13 में, अगर इनको लॉ मान लिया तो। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ करी तो वॉइड होगा, तो यहाँ पे अगर अमेंडमेंट होगा तो छेड़छाड़ तो होगी ही, तो इसीलिए अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना गया है फॉर फंडामेंटल राइट्स। इस प्रोविजन आर्टिकल 13 में कहा गया है कि आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अमेंडमेंट हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर से जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है उससे वो हो सकता है अमेंडमेंट अगर हम पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम बताएंगे कि अमेंडमेंट भी के भी कई तरीके हैं, 3-4 प्रोसेस हैं जिससे अमेंडमेंट होता है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 13 में जो हमारे लिए पढ़ने की बात है वो ये है कि जो ये क्लॉज 4 हमने पढ़ा है, क्लॉज 4 अबाउट आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस पढ़ा है, ये लेटर ऑन ऐड हुआ है 24th अमेंडमेंट से। ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का मैंने बताया कि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 24th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। इससे पहले एक केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था 1967 में, जिसमें ये कहा गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे बात हुई थी कि किसी प्रोविज़न की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ केस को।